नमस्कार, आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम कृषि दर्शन में, जो समर्पित है हमारे किसान भाइयों और बहनों की समृद्धि, विकास और आधुनिक खेती की ओर बढ़ते हर कदम को। इस मंच के माध्यम से हम लाते हैं खेती से जुड़ी जरूरी खबरें, मंडी के ताज़ा भाव, मौसम का हाल, नई तकनीकों की जानकारी, विशेषज्ञों की सलाह और साथ ही प्रेरणादायक कहानियां भी। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के अंक की ओर। सबसे पहले नजर डालते हैं हमारे पहले सेगमेंट खबरें खेती की पर। नमस्कार, मैं अपराजिता। स्वागत है आप सभी का खबरें खेती की के विशेष अंक में। इस कार्यक्रम में हम आपको खेती, पशुपालन और किसानों से जुड़ी जरूरी जानकारियां विस्तार से बताएंगे। आज के इस अंक में हम जानेंगे किसानों के लिए सिंचाई से जुड़ी नई नीति, पशुपालकों के लिए जरूरी सलाह, फसलों की सही सिंचाई तकनीक, मुर्गी पालन के लाभकारी प्रजाति, एक प्रगतिशील किसान की सफलता की कहानी, आधुनिक कृषि उपकरण और पटना मंडी के ताजा भाव। इसके साथ ही जानेंगे मौसम का हाल भी। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। कोसी नदी पर डैम प्रस्ताव, किसानों को सिंचाई सुविधा, केंद्र को भेजा गया प्रोजेक्ट। मौसम बदलने से पशुपालकों के लिए सतर्कता, ठंड में पशुओं की विशेष देखभाल की सलाह। टमाटर, बैंगन में सीमित सिंचाई जरूरी, अधिक पानी से फसल को नुकसान। मुर्गी पालन में बन राजा कड़कनाथ फायदेमंद, बाजार में बढ़ी मांग। राज्य में किसानों की फसलों को पर्याप्त सिंचाई जल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव सामने आया है। पूर्वी क्षेत्र कृषि अनुसंधान परिषद के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी सह वैज्ञानिक डॉक्टर पुष्पनायक का कहना है कि कोसी नदी पर एक बड़ा डैम बनने से बिहार के किसानों को सिंचाई का पूरा लाभ मिल सकेगा। उनके अनुसार इस डैम के निर्माण से कृषि उत्पादन बढ़ेगा और किसान आर्थिक रूप से अधिक समृद्ध होंगे। इस परियोजना को लेकर केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है। कोसी नदी पे अभी ऊंचा डैम बने 280 मीटर का, तो दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों का अधिकतम पानी जिस नदी में आता है वह है कोसी नदी, और इस मामले में इकलौती नदी है। तो यहाँ के लोग भी पंजाब के किसानों की तरह, हरियाणा के किसानों की तरह, पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों की तरह अच्छी मात्रा में गेहूं, चावल और अन्य फसलें उगाएंगे और उनकी तरह समृद्ध हो सकेंगे। और जैसे वहाँ हरित क्रांति आई, तो वैसे यहाँ भी द्वितीय हरित क्रांति संभव होगी। द्वितीय हरित क्रांति के लिए जरूरी है कि इस डैम को बनाया जाए, और इस डैम के लिए भारत और नेपाल का जो समझौता हुआ है, तो कोसी नदी के डेवलपमेंट की जिम्मेदारी भारत सरकार को दी गई है। पशुपालक भाइयों को बदलते मौसम में अपने पशुओं पर विशेष ध्यान देने की सलाह दी गई है। दिन और रात के तापमान में अधिक अंतर होने के कारण पशुओं के बीमार पड़ने की संभावना बढ़ जाती है। खास तौर पर पशुओं के छोटे बच्चों को ठंड के समय बाहर ना निकालें। इस संबंध में विस्तृत जानकारी दे रहे हैं बिहार पशु चिकित्सा एवं विज्ञान महाविद्यालय पटना के वैज्ञानिक डॉक्टर दुष्यंत। आने वाले दिनों में ठंड अभी बढ़ने वाली है, तो मैं किसान भाइयों को एक ज़रूरी बात बताना चाहता हूं कि अपने पशुओं के जो शेड हैं उनको ढक कर रखें, उनमें पर्दा लगा दें। और अगर आप गांव क्षेत्र से बिलोंग कर रहे हैं तो आप उसमें पराली को बिछा सकते हैं, और नियमित रूप से वहाँ से गोबर और उनके जो पेशाब है उसको ज़रूर निकालते रहें, उसको निकालने की व्यवस्था करते रहें। और ख़ासकर छोटे बच्चों का ध्यान इसमें ज़्यादा रखना है, जैसे बाछा बाछी है, इन सब का ध्यान बहुत रखना है, क्योंकि इनको ज़्यादा बीमारियां इस ठंडी के दौरान लग जाती हैं। एक बात और आप लोग ध्यान रखिए, ठंड के मौसम में ज़्यादा बीमारियां होती हैं, तो आप इन सब से लड़ने के लिए उनको एक बूस्टर नुमा आप मिनरल मिक्सचर, जैसे कहते हैं ना कि आप जैसे च्यवनप्राश खाते हैं, तो उसी तरह उनके लिए एक बूस्टर का काम करेगा। मिनरल मिक्सचर 50 ग्राम ज़रूर खिलाएं। जो किसान भाई अभी तक नहीं खिला रहे हैं उनके लिए हमारी ये। टमाटर और बैगन की खेती कर रहे किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आवश्यकता अनुसार ही सिंचाई करें। अधिक सिंचाई करने से पौधों के गलने का खतरा रहता है। साथ ही रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग केवल अनुशंसित मात्रा में करें, इससे फसल उत्पादन में बढ़ोतरी होगी। मुर्गी पालन से जुड़े किसान यदि अच्छी प्रजाति का चयन करें तो उनकी आमदनी में
बढ़ोतरी हो सकती है। विशेषज्ञों के अनुसार वन राजा और कड़कनाथ जैसी प्रजातियां पालन के लिए उपयुक्त है। इनकी बाजार में मांग अधिक है और मुनाफा भी बेहतर मिलता है। अब बात करते हैं सफलता की। पटना जिले के ग्राम बैरिया के प्रगतिशील किसान संजय कुमार ने 1.5 बीघा भूमि में सरसों की खेती कर लागत से अधिक मुनाफा कमाया है। उनका कहना है कि प्रति कट्ठा लगभग 20 किलो सरसों की उपज प्राप्त हो जाती है। आइए सुनते हैं उनकी सफलता की कहानी। ये सरसों हम लगाए हुए हैं 1.5 बीघा। ये सरसों लगाए हुए हैं तो हमारा कम से कम 800-900 रुपये 1000 रुपये मान के चलिए एक कट्ठा पड़ जाता है। और सरसों अपना घर के हो जाता है। 20 किलो का कट्ठा हम उपजा लेते हैं। फायदा होता है, इसके 2 हिस्सा फायदा होता है सरसों में और लागत बड़ी कम है। समय और मजदूरों की कमी को पूरा करने में कंबाइन हार्वेस्टर एक उपयोगी कृषि यंत्र है। इस मशीन की सहायता से किसान गेहूं और धान की कटाई आसानी से कर सकते हैं। यह यंत्र कटाई के साथ साथ बंडल बनाने का काम भी करता है। अब जानते हैं पटना मंडी में अनाजों के ताजा बाजार भाव। लोकल गेहूं 4000 रुपये प्रति क्विंटल, सरबती गेहूं 4600 रुपये प्रति क्विंटल, एमपी गेहूं 4500 रुपये प्रति क्विंटल, उसना चावल 7000 रुपये प्रति क्विंटल, सोनम चावल 7500 रुपये प्रति क्विंटल, सुपर चावल 8000 रुपये प्रति क्विंटल, अरवा सुपर चावल 10,000 रुपये प्रति क्विंटल। पटना और आसपास के जिलों में मौसम शुष्क बना रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में आसमान साफ से हल्का धुंधला रह सकता है। सुबह और देर रात हल्की ठंड और कोहरा छाए रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 9 से 11 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं है, लेकिन ठंड हवाओं के कारण ठिठुरन बनी रह सकती है। ऐसे में किसानों को सलाह दी जाती है कि वे सब्जी और रबी फसलों को पाले से बचाने के लिए आवश्यक सावधानियां बरतें और पशुओं को ठंड से सुरक्षित रखें। तो ये थी आज की प्रमुख खेतीबाड़ी से जुड़ी खबरें, मंडियों के ताज़ा भाव और मौसम का पूर्वानुमान। साथ ही हमने जानी कुछ नई तकनीकें और मशीनें जिनसे खेती और पशुपालन को और अधिक सशक्त और लाभकारी बनाया जा सकता है। और हाँ, हमें मिली एक किसान की प्रेरणादायक सफलता की कहानी भी, जिसने साबित किया कि परंपरागत खेती भी अगर सही तरीके से की जाए तो बेहतर मुनाफा और पहचान दोनों मिल सकते हैं। अब समय है हमारे अगले सेगमेंट का, जिसमें हम जुड़ेंगे एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। यह विषय न सिर्फ खेती किसानी से जुड़े लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि इससे जुड़ी बातें आने वाले समय में नए अवसरों के द्वार भी खोल सकती है। तो आइए विस्तार से समझते हैं इस विषय को हमारे विशेषज्ञ के माध्यम से। नमस्कार दर्शकों, मैं अर्पिता स्नेह बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का आर्थिक समृद्धि के उद्देश्य को समर्पित हमारे लोकप्रिय कार्यक्रम कृषि दर्शन में। और आज हम बात करेंगे कि दूध उत्पादन का जो विज्ञान होता है, हमारे आज का मुख्यतः विषय यही होगा। और इसके साथ हम जानेंगे कि पशु पोषण और जो जैव रसायन की जो महत्ता होती है और इसका जो कंट्रीब्यूशन, इसका जो योगदान होता है, इस बारे में आज हम अपने कार्यक्रम में मुख्यतः जानेंगे। और मैं बता दूं बिना देर किए कि आज हमारे कार्यक्रम में बेहद ही विशिष्ट अतिथि मौजूद हैं। तो आइए बिना देर किए हम आपकी मुलाकात कराते हैं डॉक्टर हिमालय भारद्वाज जी से, जो कि सहायक प्राध्यापक हैं बिहार वेटनरी कॉलेज पटना में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले आपसे यह जानना चाहेंगे कि वास्तव में जो दूध उत्पादन है यह कैसे होता है और ये क्या होता है? नमस्कार। दूध उत्पादन शरीर की एक जैव रासायनिक और फिजियोलॉजिकल प्रक्रिया है, जिसके अंदर जब पशु चारा खाता है तो उसके अंदर विभिन्न प्रकार के प्रोटीन्स, वसा और कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जो खून के अंदर एब्जॉर्ब होने के बाद आने के बाद स्तन ग्रंथि के अंदर जाते हैं, जिसके अंदर ग्लूकोज जब लैक्टोज के अंदर कन्वर्ट होता है तो उसी से दूध की उत्पत्ति होती है। कैजीन जो एक प्रोटीन है वो दूध के अंदर मिलता है। अच्छा, तो देखिए अब हम आपसे जानेंगे कि ये जो सही पोषण होता है या किस तरह से, क्या यह सीधे दूध को प्रभावित करता है या फिर इसका कोई और भी तरीका है? जी बिल्कुल, पोषण पशुओं के लिए बहुत
अहम रोल निभाता है दूध के उत्पादन के लिए। इसके अंदर सबसे पहले मुख्य कारक आते हैं बहुत प्रकार के मिनरल्स, जिसमें सबसे पहले नंबर पे आता है कैल्शियम। अगर कैल्शियम पशु को उसके चारे के अंदर पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है तो उससे उसके मिल्क का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और साथ ही साथ उसके हड्डियों का भी विकास पूर्णतः स्वस्थ रूप से रहता है। दूसरे नंबर पे आता है फास्फोरस और तीसरे नंबर पे आता है मैग्नीशियम। अगर इन सब की कमी हो जाए तो अगर कोई प्रेग्नेंट गाय है और उसके अंदर इन सब मिनरल्स की कमी हो जाए तो उसमें एक बीमारी होती है जिसे हम मिल्क फीवर के नाम से भी बोलते हैं। तो इन सब को बचाने के लिए हमें ध्यान रखना है कि पशु का जो चारा है वो मिनरल्स के लिए सफिशिएंट रहे। दूसरे नंबर पर आता है कि उसके चारे के अंदर प्रोटीन का सोर्स क्या है। तो प्रोटीन के सोर्स के लिए हमें उसके अंदर सोयाबीन, गवार, हरा चारा पर्याप्त मात्रा में देना चाहिए। तीसरे नंबर पर आता है कि उसको कार्बोहाइड्रेट का सोर्स सूखा चारा, ज्वार। अच्छा जी, देखिए तो हम आपसे, आपने बताया कि कितना महत्वपूर्ण है जितने सारे भी बायो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि दूध उत्पादन में जो बायोकेमिस्ट्री होती है, जो जैव रसायन होता है, उसका कितना कंट्रीब्यूशन होता है हमारे किसान भाइयों को, आप यह बताएं। जी बिल्कुल, दूध उत्पादन एक जैव रसायन फैक्ट्री की तरह है, जिसके अंदर जो ग्लूकोज का सोर्स होता है वो लैक्टोज बनाता है और ये कहा भी जाता है जितनी मात्रा में लैक्टोज का प्रोडक्शन होगा उतनी मात्रा में दूध ज्यादा बनेगा। दूसरा वसा, वसा जो है वो मिल्क की फैट परसेंटेज बढ़ाने में मदद करता है। तीसरा प्रोटीन, मिल्क के अंदर मिलने वाला, दूध के अंदर मिलने वाला जो प्रोटीन है वो कैजीन प्रोटीन है, जो दूध के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है और शारीरिक रूप से हमें बहुत ज़्यादा लाभकारी रहता है। तीसरा, अगर ये सब ना मिले, पशुओं को एक दूध के उत्पादन के लिए ना मिले तो उसके अंदर एक बीमारी का जन्म होता है जिसे हम कीटोसिस के नाम से जानते हैं, जिसके अंदर अगर उसको पूर्ण रूप से एनर्जी का सोर्स नहीं मिल रहा है तो उसका शरीर नेगेटिव एनर्जी बैलेंस के अंदर चला जाता है। तो इसलिए ध्यान रखें कि पशुपालकों को एक संरक्षित रूप से प्रॉपर एक चारा दिया जाए जिसके अंदर इन सब का मिश्रण एक वेटनेरियन द्वारा तैयार किया गया हो। जी, और देखिए भारद्वाज जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि पशुपालकों को किन पोषक तत्वों पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, बिकॉज देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अहम है कि हमें पता रहनी चाहिए कि ये एक पर्टिकुलर पोषक है या ये एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट है, वो ज्यादा जरूरी है शारीरिक विकास के लिए, मानसिक विकास के लिए। तो आप जरा हमारे किसान भाइयों को बाइफरकेशन करना बताएं कि किन न्यूट्रिएंट पर, किन पोषण पर पशुपालकों को सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो पशुपालक भाइयों को एक खास तौर से ध्यान रखना है कि आप जब उनका पशुओं के लिए चारा तैयार करवाएं तो एक वेटनेरियन की सलाह पर तैयार करवाएं, जिसके अंदर आप ये ध्यान रखें तो उसके अंदर सभी चीज़ों का मिश्रण सामान्य रूप से तैयार किया गया हो। तो जिसमें सबसे पहले नंबर पर आता है ऊर्जा का सोर्स। ऊर्जा का स्रोत हमेशा जौ, मक्का, ज्वार, बाजरा इत्यादि से पूरा किया जा सकता है। एनर्जी के सोर्स के बाद आता है कि आप उसके अंदर प्रोटीन का सोर्स कैसे लाएंगे। तो प्रोटीन के सोर्स के लिए आप उसके अंदर सोयाबीन डाल सकते हैं। सोयाबीन की बढ़िया आती हैं बाजार में, वो इजीली अवेलेबल है, वो भी डाल सकते हैं। अगर आप उसके अंदर चाहें तो आप मिनरल मिक्सचर मिक्स कर सकते हैं। मिनरल मिक्सचर आप बासुमिन हमारे बिहार वेटनरी साइंस कॉलेज में भी इजीली अवेलेबल है, तो वहाँ से भी परचेज कर सकते हैं। और आप उसके अंदर मल्टीविटामिन का स्रोत भी पूर्ण रूप से रखें, जिससे एक पूरा मिश्रण जो उसके चारे का होगा वो सभी न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स को पूरा करके खिलाया जाएगा, जिससे दूध की मात्रा पशुओं के अंदर बढ़ेगी। अच्छा, और क्या रक्त परीक्षण भी दूध उत्पादन से जुड़ा हुआ है? देखिए एक बेहद ही अहम जानकारी है जो हमारे दर्शकों को आपसे चाहिए। जी बिल्कुल, रक्त का परीक्षण सीधे सीधे दूध उत्पादन से जुड़ा हुआ है। अगर आप रक्त की जांच
नियमित रूप से करा रहे हैं तो आपको समय से पहले पता लग जाएगा कि आपके पशु के अंदर कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम की कोई कमी है या नहीं है। अगर उसके अंदर कोई भी कमी नहीं है तो पशु का दूध उत्पादन नियमित रूप से चलता रहेगा। बकायदा आप उसके खान पान का ध्यान रखें। अगर उसमें कोई बीमारी के लक्षण नहीं है, बीमारी का कोई सोर्स नहीं है, तो आपके पशु का दूध उत्पादन नियमित रूप से अच्छा रहेगा। एक चीज, आप उसका विटामिन ए, डी, ई एंड के इन सब का भी नियमित रूप से जांच कराएं, जिससे पशुओं के दूध के उत्पादन में बढ़ावा मिलता है। सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए, अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, इस तरीके से हमने अपने विशिष्ट अतिथि से जाना और समझा कि किस तरीके से दुग्ध उत्पादन में जैव रसायन का महत्वपूर्ण योगदान होता है और महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस होती है। उम्मीद है कि हमारी ये जो सारी परिचर्चा है आपके लिए लाभकारी रही होगी। तो इसी के साथ आप सबों से मैं आपकी एंकर अर्पिता स्नेह विदा लेती हूँ, इस वादे के साथ कि मैं फिर मिलूंगी अपने किसान भाइयों से एक नए विषय और विशेषज्ञ के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहे डीडी बिहार। नमस्कार। विशेषज्ञ से मिली ये उपयोगी जानकारियां निश्चित रूप से आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। अब समय है एक छोटे से विराम का। आप कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के बाद हम लौटेंगे और भी रोचक और उपयोगी जानकारी के साथ। बने रहिए हमारे साथ कृषि दर्शन में। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम कृषि दर्शन में। अब पेश है हमारा अगला सेगमेंट, एक संक्षिप्त लेकिन ज्ञानवर्धक फीचर फिल्म, जिसमें हम देखेंगे खेती से जुड़ी महत्वपूर्ण विषय पर एक रोचक प्रस्तुति। तो आइए देखते हैं आज की यह विशेष फिल्म। ये है नया बदलता भारत, जहां कृषि को मिल रही है तकनीक की ताकत। आज युवा किसानों की आधुनिक दृष्टिकोण और नवाचार कृषि में नई उम्मीदें जगा रहे हैं। आधुनिक कृषि की ये नई तस्वीर खेती को प्रभावशाली और सुसंगत व्यवसाय बना रही है। कृषि के पुराने तरीकों से कीट, रोग और मौसम में उतार चढ़ाव जैसी समस्याओं का समाधान संभव नहीं है। इस बात को समझते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कृषि को भी धीरे धीरे हाईटेक बनाने की पहल की है। ड्रोन टेक्नोलॉजी हमारे कृषि सेक्टर को दूसरे लेवल पर ले जाने वाली है। किस जमीन पर कितनी और कौन सी खाद डालनी है, मिट्टी में किस चीज की कमी है, कितनी सिंचाई करनी है, ये भी हमारे यहाँ अंदाजे से होता रहा है। ये कम पैदावार और फसल बर्बाद होने का बड़ा कारण रहा है। लेकिन स्मार्ट टेक्नोलॉजी आधारित ड्रोन यहां भी बहुत काम आ सकते हैं। प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय बड़ी तेजी से किसानों को टेक्नोलॉजी से जोड़ रही है। सरकार कृषि कार्यों के लिए ड्रोन के उपयोग को प्रोत्साहित कर रही है। किसान ड्रोन कृषि उद्योग में क्रांति ला रहा है। यह तकनीक भारतीय कृषि समुदाय का भविष्य है। ड्रोन का प्रयोग पारंपरिक खेती के तरीकों को बदल रहा है। ड्रोन एक आधुनिक तकनीक एक नई आई है, जिससे हमें उससे बहुत फ़ायदा हो रहा है। जो दवाई डाल देते हैं ड्रोन में उड़ के स्प्रे करती है जैसे, और दवाई भी छिड़कती है, हमें बचाव होता है, शरीर का बचाव होता है, उससे बहुत सारे फ़ायदे हैं।
पहले हम स्प्रे करते थे मशीन में 100 लीटर पानी 200 लीटर पानी में 1 किलो की स्प्रे होती थी। अब उसमें 10 लीटर पानी में 1 किलो की स्प्रे होती है। अत्याधुनिक तकनीक, हाई रेजोल्यूशन कैमरों और उन्नत सेंसर्स से लैस किसान ड्रोन भारतीय कृषि क्षेत्र की काया पलट करने की क्षमता रखता है। कीटनाशकों और उर्वरकों का छिड़काव, हवाई निगरानी, फसल और मृदा स्वास्थ्य की निगरानी, बीजारोपण, क्षतिग्रस्त फसलों का आकलन और फसल बीमा के दावों का तेजी से निपटान के अलावा फसलों के स्वास्थ्य संबंधी रियल टाइम जानकारी दे सकता है। यह कीटों, बीमारियों और पोषक तत्वों की कमी की पहचान कर सकता है। इसकी मदद से समय रहते किसान अपनी फसलों की सुरक्षा के उपाय कर सकते हैं। इससे सबसे बड़ा फायदा है कि आप इसमें दवाई डाल के और इसको भर के छोड़ देंगे, पूरे खेत में करके वापस वहीं आ जाएगा। आप जैसे खेत में नहा धोकर गए थे वैसे के वैसे वापस आओगे। साथ ही किसान ड्रोन का प्रयोग स्वामित्व योजना के अंतर्गत भूमि अभिलेखों के डिजिटलाइजेशन और पशुधन ट्रैकिंग के लिए भी किया जा सकेगा। वैसे तो किसान ड्रोन आज देश की जरूरत है, पर ड्रोन चलाने के लिए प्रशिक्षित ऑपरेटर्स की कमी, ड्रोन के रखरखाव की चुनौती और ड्रोन चलाने के लिए जरूरी सुरक्षा निर्देशों की जानकारी की कमी जैसी कुछ समस्याएं अभी भी बनी हुई हैं। इन समस्याओं के निदान के लिए केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कई पहल किए हैं, जिनमें नीतिगत परिवर्तन भी शामिल हैं। कृषि मंत्रालय द्वारा कृषि संस्थानों को 10 लाख तक का अनुदान, व्यक्तिगत किसानों की सहकारी समितियों जैसे CHC और FPO को भी ड्रोन की खरीद के लिए वित्तीय सहायता मिलती है। किसानों के खेतों में ड्रोन के लिए फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थानों FMTTI, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR संस्थानों, कृषि विज्ञान केंद्रों तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को कृषि यंत्रीकरण उप मिशन के तहत आकस्मिक व्यय के साथ ड्रोन लागत की 100% दर पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वित्तीय सहायता और अनुदान प्रदान करने के अलावा ड्रोन फैसिलिटेशन सेंटर का विकास भी किया जा रहा है। कुशल ड्रोन ऑपरेटर्स की कमी को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। प्रशिक्षित किसानों की DGCA द्वारा सभी जरूरी औपचारिकताएं प्रशिक्षण केंद्रों में ही पूरी कर ली जाएं, यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है। ड्रोन प्रौद्योगिकियों के अनूठे लाभों को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने ड्रोन के जरिए 10 तरह के फसलों पर कीटनाशक के छिड़काव हेतु मानव संचालन प्रक्रिया SOP जारी किए हैं। आधुनिक कृषि उद्योग एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। कल तक जो किसान संसाधन के अभाव में मजबूर था, वो अब तकनीक की ताकत से मजबूत हो रहा है। नए भारत की नई तस्वीर गढ़ रहा है। तो दर्शकों, यही था कृषि दर्शन का आज का अंक, जहां हमने जानी खेती से जुड़ी अहम खबरें, मिले विशेषज्ञ की सलाह, देखी आधुनिक तकनीक और उपकरणों की जानकारी और सुनी एक प्रेरणादायक सफलता की कहानी। हमें पूर्ण विश्वास है कि यह कार्यक्रम आपके लिए उपयोगी और जानकारीपूर्ण रहा होगा। हम फिर हाजिर होंगे ऐसे ही और भी रोचक और ज्ञानवर्धक विषयों के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें और खेती के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ते रहें। नमस्कार। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 203, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना। आप हमसे ईमेल के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल है directorddkpatna@gmail.com या kddkpatna@gmail.com।